मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड बिगड़ा हुआ। कल तो एक गिरावट हमने विदेशी संकेत कमजोर होने की वजह से देखी, लेकिन आज वापस से प्रेशर और माउंट हुआ है और अब मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर आ चुके हैं। पिछले कुछ मिनटों के दौरान एकाएक दबाव और एक्सटेंड हुआ है और अब निफ्टी 19,400 के लेवल्स को ब्रीच करके दिन के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट अब 19,350 को तोड़ने की पूरी तैयारी में फिलहाल उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में भी प्रेशर अब और एक्सटेंड हुआ है और बैंक निफ्टी में अब लगभग 600 अंकों की कमजोरी तो आप सेंसेक्स में देख रहे हैं। इस समय 1% नीचे इंडाइसेस है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी प्रेशर और बढ़ते हुए यहां भी 450-500 अंकों तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब 507 अंक नीचे आकर ये कर रहा है कारोबार। तो डेज लो पर मार्केट इस समय ऑफिशियली आ चुके हैं और प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मिड कैप्स कंपैरेटिवली लार्ज कैप्स के थोड़े से बेटर प्लेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट निफ्टी में तो प्रेशर और बढ़ रहा है, 173 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट मिड कैप्स ने भी अपनी बढ़त गवाई है, 1/4% नीचे आ चुका है मिड कैप इंडेक्स और 100 अंकों की कमजोरी अब यहां भी देखने को मिल रही है। तो डेज लो पर मार्केट फिलहाल आ चुके हैं। फटाफट से देख लेते हैं इस समय के क्यूज क्या है, उसके बाद अब तक हुआ क्या है मार्केट में, या क्या स्ट्रैटेजी रिमेनिंग सेशन की होनी चाहिए, उस पर करेंगे फोकस। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स के साथ जो कमजोर खुले हैं। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन भी आना है, लेकिन प्रेशर साफ तौर से देखने को मिल रहा है तीनों ही इंडाइसेस पर। कैक, डैक्स और फुटसी तीनों ही 1-1% की कमजोरी के साथ खुले हैं, कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहां भी वीकनेस ही है। यूएस क्रेडिट डाउनग्रेड का असर हमने कल भी देखा, आज भी वही है। निकाई 1.5% नीचे, कॉस्पी 0.5% नीचे है, हैंगसेंग 1/4% नीचे है, सिर्फ एक शंघाई है जो कि 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स 82 अंक नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 1/4% की कमजोरी है। नेस्डेक का फ्यूचर 108 अंक नीचे है, यानी यहां पर प्रेशर ज्यादा है। नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.25% की वीकनेस के साथ कर रहा है ट्रेड। तो प्रेशर चौतरफा मार्केट में देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में भी और डोमेस्टिक मार्केट्स में भी। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से लेकर आते हैं बड़ी बातें आपके लिए। तो वीकली एक्सपायरी के दिन तेज गिरावट मार्केट में। अब निफ्टी 19,350 के लेवल्स को भी ब्रीच कर चुका है। निफ्टी बैंक 500 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड, अगेन डेज लो पर। फार्मा इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन अब थोड़ा सा प्रेशर यहां भी बनना शुरू हो चुका है और 1/4% नीचे फार्मा इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। मार्केट ब्रेथ हालांकि अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली पॉजिटिव आपको दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है। अगर सेक्टर्स को देखेंगे तो फार्मा को छोड़ दीजिए, बाकी सभी सेक्टर्स में बिकवाली है। फार्मा इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही अगर कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो रियल्टी, मेटल, बैंक स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। आईटी, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अमित त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है, वीपी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये सिक्योरिटीज से। अमित नमस्कार, बताइए इनफैक्ट अमित से मार्केट पर व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एमएनएम की बात कर लेते हैं। और एमएनएम के ईवी कारोबार में टेमासेक ने बड़ा निवेश किया है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी। और डिटेल्स लेकर हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद है। हर्षदा बताइए और क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ दीपाली, इनफैक्ट ये सौदा पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएनएम ने कुछ ही देर पहले एक रिलीज जारी की है और टेमासेक का के साथ दरअसल ये करार होता हुआ, जहां पर टेमासेक कंपनी की ईवी बिजनेस में नया निवेश करती हुई दिखाई देगी। तो लगभग ये एंटरप्राइज वैल्यू करीब 80,580 करोड़ पर आका गया है। इनके उस लेवल पर दरअसल इनके ईवी बिजनेस को आका जा रहा है और 1200 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में लार्जली आप ध्यान दीजिएगा, करीब 2 से 3% तक की हिस्सेदारी टेमासेक होल्ड करेगा इस पर्टिकुलर एंटिटी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव लिमिटेड में। याद रहे कि इसी तरह का एक सौदा दरअसल एमएनएम ने पिछले साल अंडरटेक किया था, जहां पर बीआईआई ने, यूके के बीआईआई ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था और उस समय जो एंटरप्राइज वैल्यू महिंद्रा के इलेक्ट्रिक बिजनेस को दी गई थी वो रफली 70,000 करोड़ पर वैल्यूड थी। लेकिन इस बारी टेमासेक जो नया निवेशक आया है वो हायर वैल्यूएशन दे रहे हैं। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 80,580 करोड़ पर आकी जा रही है। तो यहां पर आप ध्यान दें, एग्जैक्टली 12 महीने हो रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2022 में बीआईआई का इन्वेस्टमेंट आया था और अब अगस्त 3 तारीख को टेमासेक के इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया जा रहा है और यहां पर दरअसल ये एंटरप्राइज वैल्यू 80,580 करोड़ आकी जा रही है। तो 10,500 करोड़ से ज्यादा का दरअसल ईवी में इजाफा एक ही साल में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमएनएम अपने ईवी बिजनेस को लेकर काफी एक्साइटेड है और काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स और बड़े स्केल पर काम करना चाहती है और उसी
पर्पस को एड्रेस करने के लिए अब एक नया निवेशक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। याद रखिएगा 2 दिन पहले ही नेटवर्क सोर्सेज हमें कह रहे थे कि ये डील जल्दी आती हुई दिखाई देगी और टेमेसेक एक बड़ा प्लेयर है, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है और उसका साथ देना एमएनएम के इन इलेक्ट्रिक ड्रीम्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी। और इनफैक्ट हो सकता है आगे जाते हुए कुछ और भी इन्वेस्टमेंट्स हम देखें, क्योंकि हाल ही में जो न्यूज रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि लगभग 500 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के ईवी बिजनेस में आएगा, जिसमें बीआईआई के साथ साथ कुछ और ग्लोबल प्लेयर्स भी आ चुके हैं। टेमेसेक का नाम हमने अभी सुना ही, लेकिन अब जो मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो 2200 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो हो सकता है कुछ और नाम या फिर कुछ और एलोकेशन में हम आगे आते हुए देखें। स्टॉक हालांकि 1471 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। एक राय ले लेते हैं अमित त्रिवेदी की। अमित, क्या व्यू आपका एमएनएम पर? जी देखिए, अगर एमएनएम का स्ट्रक्चर देखें तो नो डाउट ये करंट ईयर में 2023 में अभी तक उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो अभी भी ये स्टॉक कम से करीबन 18% ऊपर है, लेकिन पिछले 2-3 वीक से अगर देखा जाए तो ऊपर में से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। लास्ट वीक में जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस तरफ, तो तभी उसने 1500 के जो लेवल्स है उसने ब्रेक किए थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 1500 के लेवल ऊपर में सरपास नहीं कर पा रहा है। सो अंडरटर्न थोड़ा नियर टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव है और मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा एक करेक्टिव मोड पे ही रहेगा और डाउन साइड पे 1400 से लेके 1380 तक का करेक्शन पॉसिबल है। ओके, तो एक कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग में आया है। लेवल्स आपको बताए गए हैं, थोड़ा और नीचे आ सकता है लेवल से, लेकिन खबर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट एमएनएम के लिए। चलिए फटाफट से ट्रेड्स भी ले लेते हैं। अमित बताइए, इंडेक्स पर कोई ट्रेड लेंगे क्या रिमेनिंग सेशन के लिए, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज? जी, इंडेक्स पे अगर पहले बात करें तो देखिए जो हिसाब से कल 300 पॉइंट की गिरावट देखने मिली थी और आज भी 19,500 जो सस्टेन नहीं कर रहा है, और जो हिसाब से ऑप्शंस में पुट्स में अनवाइंडिंग आ रही है और कॉल्स पे एडिशन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी का जो डिक्लाइन है कंटिन्यू हो सकता है और डाउन साइड में जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है वो 19,200 तक लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए हेवल्स का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मोमेंटम जो है वो अपसाइड में मिसिंग है। 1350 1330 के आसपास क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में इसमें करेक्शन पॉसिबल है। सो हेवल्स का अगस्त फ्यूचर सेल कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1300 के आसपास है। 1330 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और डाउन साइड में मुझे टारगेट दिख रहा हूँ 1220 का दिख रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आप लेकर आते हैं। डिक्सन टेक में आज करीब 5% की तेजी। दरअसल सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लैपटॉप के आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। डीजीएफटी ने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या डिसीजन लिया गया है, क्या डिटेल्स? देखिए, दरअसल अब तक ये था कि अगर हम विदेशों से लैपटॉप लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं या फिर टैबलेट लाते हैं या फिर ऐसे कोई हार्डवेयर प्रोसेसिंग यूनिट लाते हैं तो उस पर लाने पे कोई पाबंदी नहीं थी। आप लाइए, उस पर ड्यूटी चुकाइए और फिर देश में ले आइए। अब तक ये ड्यूटी चुकाने के बाद कह सकते हैं इंपोर्ट फ्री था। अब सरकार ने इंपोर्ट के जो नियम थे उसमें बदलाव किया है और डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अब इंपोर्ट फ्री नहीं होगा, अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गया है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होगा, तकनीकी भाषा में रिस्ट्रिक्टेड लिखते हैं लेकिन आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ऐसे सामान इंपोर्ट करते हैं तो पहले आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी आप लैपटॉप लाते हैं, टैबलेट लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं तो आपको हर हाल में लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकेंगे। तो कह सकते हैं खुलेआम बड़ी संख्या में जो इंपोर्ट होता था उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अप्रैल से जून के बीच में इन आईटी हार्डवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान का इंपोर्ट जो है 6.25% बढ़ा है पिछले जून से अप्रैल से जून के बीच में। तो आने वाले दिनों में इंपोर्ट ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए कदम उठाया गया है। दूसरी वजह ये थी कि सरकार ने अभी अभी आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम की मियाद बढ़ाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, ताकि घर में इसका उत्पादन हो, आत्मनिर्भर बने। ऐसे में इंपोर्ट होता रहेगा तो कोई यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा। ये भी एक इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि एक इसमें रियायत यह है कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए आप एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप या एक टैबलेट मंगाते हैं तो आपको सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी, उस पर आपको किसी भी तरह का लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बल्क में मंगाते हैं, ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, ऑफलाइन मंगाते हैं, तब आपको इस पर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी एक तरह से कहें इंपोर्ट पर सरकार ने शिकंजा कसा है।
ठीक है, तो शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और देखिए यही वजह है कि स्टॉक में एक्शन भी तेजी की तरफ है। 4.5% ऊपर मार्केट भले ही दिन के निचले स्तरों पर आया है, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। अमित, आपकी राय डिक्सन टेक के लेवल्स पर? 4324 मौजूदा लेवल्स, डेज हाई पर। जी देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है और रिसेंटली अगर देखा जाए तो डाउन साइड में 4000 के जो लेवल्स है वो एक होल्ड कर पाया था और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऊपर में 4800 तक के लेवल्स तक डिक्सन टेक्नोलॉजी आ सकता है। ओके, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव आज लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेंगे। बिल में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल से? देखिए, उपभोक्ता का निजी डाटा लीक होना आम बात है। सरकार ये चाहती है कि कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए, तो इसके लिए सरकार पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आ रही है। थोड़ी देर में अश्विनी वैष्णव इसको लोकसभा के अंदर पेश करेंगे। ड्राफ्ट के मुकाबले इस बिल में काफी सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी कंपनियां हैं उनको अपने यहाँ डाटा प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इतना नहीं, एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनेगा। अगर किसी कंपनी का डाटा लीक होता है तो कंपनी को खुद ही डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करना पड़ेगा। पहले कंपनियों को पेनल्टी ड्राफ्ट में 500 करोड़ रखी गई थी, लेकिन अब फाइनल बिल के अंदर सरकार ने इसको घटा करके 250 करोड़ रुपए कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार नोटिफाई करेगी कि आप कौन कौन से देश के अंदर डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, सरकार उसको नोटिफाई करेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा बदलाव सरकार ने यहाँ पर किया है कि सरकार किसी भी इंटरमीडियरीज को निर्देश दे सकती है कि आप इस कंटेंट को ब्लॉक कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। उसको इंटरमीडियरी को भी ब्लॉक किया जा सकता है अगर वो सरकार की बात नहीं मानती है। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको इस बिल के अंदर देखने को मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए थोड़ी सी राहत है। पहले से ये उम्मीद की जा रही थी कि स्टार्टअप्स को इसके अंदर छूट नहीं मिलेगी, लेकिन स्टार्टअप्स की डाटा वॉल्यूम के आधार पर उनको छूट दी जा सकती है। तो ये सारे बड़े बदलाव हैं जिसको अभी थोड़ी देर के अंदर लोकसभा के अंदर अश्विनी वैष्णव इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या ये बिल पारित होता है या फिर इसकी सिलेक्ट कमेटी के अंदर जाता है, क्योंकि इस बिल को लेकर के पहले ही ऑपोजिशन काफी विरोध कर रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार इसको पास करा पाती है या फिर ये सिलेक्ट कमेटी में जाएगा। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज ये बिल पेश होने वाला है, बारीकियां इसकी आपको असीम ने बताई। आगे बढ़ेंगे, क्लैंड भवन का अपडेट लेकर आते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले, निर्मल बैंक के नीरव छेदा और एसएसजी फाइनेंस के विरल छेदा के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले लेकर आते हैं पोर्टफोलियो की अपडेट। तो अमोल उठावले ने एग्जिट किया है जीआईसी से 206 के लेवल्स पर। हालांकि इनके जो टारगेट थे वो 220 के थे, लेकिन इस पोजीशन से ये बाहर निकले हैं। नीरव छेदा का पोर्टफोलियो लेकर आए तो इसमें इन्होंने अदानी पोर्ट से एग्जिट किया है 765 के लेवल्स पर। ऑल्दो इनके जो टारगेट थे वो 850 के थे, स्टॉप लॉस 745 का रिकमेंड किया था। एक नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं, वो है चोला इन्वेस्ट का। और चोला इन्वेस्टमेंट में 1080 के लेवल्स पर बिकवाली की राय आपको दे रहे हैं नीरव, 980 के डाउनसाइड टारगेट के लिए और 1115 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो एक नया एडिशन हुआ है नीरव के पोर्टफोलियो, वो है चोला इन्वेस्ट, जहां पर बिकवाली की सलाह है। विरल का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। कमन्स एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं, खरीदारी की सलाह है 1913 के लेवल्स पर, 2000 के टारगेट, 1880 का एक स्टॉप लॉस आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये है अपडेट पोर्टफोलियो का। मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति आपको दिखा देते हैं और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से लीड कर रहे हैं नीरव छेदा 9.5% के रिटर्न। अमोल उठावले का पोर्टफोलियो 6.25% के रिटर्न दे रहा है। विरल का पोर्टफोलियो फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव साइड पर। तो विरल सबसे आखिर में है परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन लीड कर रहे हैं नीरव 9.5% के रिटर्न के साथ। और तो ये तो रहा क्लैंड भवन का अपडेट। और इस बीच आपको बता दें, सांगी इंडस्ट्रीज के किसी भी कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने के ऐलान के बाद अंबुजा सीमेंट के डायरेक्टर करण अदानी ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि सांगी सीमेंट पर 2 साल में 3500 करोड़ का निवेश करेंगे। साथ ही उत्पादन क्षमता 15 मिलियन टन होगी और सांगी सीमेंट को जल्द ही प्रॉफिटेबल बनाने पर फोकस रहेगा। No impact on the employees. Actually, we would be looking to integrate a lot of employees, and जो अच्छा कर रहे हैं उनको obviously we will Adani Group में opportunities बहुत है, तो we will look at giving them larger opportunities. Immediately 6.1 से 10 million टन हम लेके जाएंगे and उसके लिए capex बहुत कम है. It will be around 400 to 500 crores.
And then the next phase of expansion of 5 million ton will happen in matter of 18 to 24 months. Second phase में roughly 3,000 crore लगेगा, which will be spent over the course of next 24 months. Once we do that, हमारा idea है कि in next 6 months, we at a run rate of clinker cost of 1,700 to 1,800 rupees per ton, and उससे हम profitability we will be achieving in a matter of 6 months time. ओके, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी कमलेश गांधी से। नमस्कार।